जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका ऑस्ट्रियर है आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं आज मौजूद हूँ थाना फ़िरोज़वाला की हदूद ऐसे गार्डन में, और नहायत दुख के साथ आज मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है कि हमारे जो नौजवान हैं जिनके हाथ में पाकिस्तान की बागडोर है, उनको किस कदर स्ट्रेस किया जा रहा है, किस कदर परेशान किया जा रहा है। कारोबार तो मुल्क में पहले से ही तबाह हो चुके हैं, हर शख्स परेशान है, घर में रिज़्क रोटी कमा के लाने वाला परेशान है। तो आज ये नौजवान है, इसकी एक बहुत दुख भरी बल्कि दर्द भरी कहानी है जिसके बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। और इसमें पुलिस भी बेहिसी का किरदार अदा कर रही है, जो पुलिस का किरदार उसे अदा करना चाहिए वो नहीं कर रही। और जो इलाके के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनका भी हक बनता है कि इस मामले को देखें, जांच पड़ताल करें। और ये एक ताजर शख्स और एक कारोबारी शख्स जो है वो मीडिया के सामने आने का उसका मकसद क्या है, वो मीडिया के सामने क्यों आया है, उसको कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। क्योंकि पहले से ही हुकूमत से और इस रियासत से जो अवाम है वो बहुत परेशान है। और अब ये कौन सा ग्रोह पैदा हो चुका है यहाँ पे फ़िरोज़वाला में या मुरीदके में कि जो लोग हैं उनका घरों तक वो समा के रह गए हैं, घरों तक महदूद हो गए हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, कारोबार कर नहीं सकते। कारोबार करेंगे तो आप लोगों को टैक्स देंगे। क्या स्टोरी है इस नौजवान की, सारी स्टोरी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राना मोहम्मद रिजवान है। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि क्या मसला क्या है आपका, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? जी मैं ना 2007 से इधर केमिकल की फैक्ट्री है, उसमें मैं अपना बतौर ट्रांसपोर्टर और इनकी केमिकल की एजेंसी है मेरे पास ना, मैं काम कर रहा हूँ 2007 से। मैं अभी मुझे 2020 तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना बच्चों का रिज़्क रोटी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 में जी इत्तेहाद की बैक साइड पे एक गांव है जेरा पिंड जी, वहाँ के कोई मलक हैं, मलक मोहसन और मलक असद नाम के ये कोई पहले कोई मजिस्ट्रेट था, कोई पिंडर मजिस्ट्रेट केस ना, उसमें ये सज़ा याफ्ता हैं। इनकी उसमें सज़ा पूरी हुई तब ये लोग 2020 में यहाँ पे आए। तो उस वक्त भी मलक जाहद ने मेरे दफ्तर में आके मुझसे वीगो डाला, बतौर बता मांगा। तो उस वक्त चलें मैंने एप्लीकेशन दी, पुलिस कार्रवाई की। मुझे उस टाइम भी थ्रेट थे, जान से मारने की धमकियां दी गई। मैंने अपने कुछ बड़ों के कहने पर उस वक्त मैंने इन लोगों से सुलह कर ली। अपने एक बुजुर्ग हैं मेरे, वो उनके डेरे पे जाके मैंने इनसे माजरत के साथ राना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी अभी आपने कहा है कि मुझसे वीगो डाला मांगा गया। जी। क्या जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनकी आपके कारोबार में कुछ शराकत दारी थी? नहीं, मेरा कोई उनसे किसी किस्म का तल्लक नहीं, बल्कि मेरी पहली मुलाकात थी मलक जाहद से। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। ना मैंने कभी इनसे कोई लेन देन किया, ना मेरा कारोबार में उनका कोई हिस्सा, ना कोई ऐसी बात ही कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। अभी मुझे इन्होंने कोई रिसेंटली कोई 4-5 माह पहले कोई बंदा कत्ल किया है, कालू शाह। उसके कत्ल होने के बाद ये लोग कहीं बैठे थे, मेरे 1-2 दोस्त भी वहाँ पे बैठे थे। तो मुझे इन्होंने वहाँ पे बात की, मलक मोहसन ने बात की कि जी हमने मलक शाहद, मलक अवैस, मलक जाहद और असद और मलक मोहसन ने कहा कि हम लोगों ने मिलके ना इसको कालू शाह को कत्ल कर दिया है, तो अब तेरे यार की भी बारी है। तो उसने कहा कौन से मेरे यार की? उसने कहा राना रिजवान की भी बारी है। अब हमें 2020 का ना उस पर बड़ा गुस्सा है। अच्छा। कि उसने हमें उस टाइम डाला भी नहीं लेके दिया, हमें बदनाम भी बहुत कर दिया। उसने कहा यार आपकी तो उसके साथ सुलह हो चुकी है उस टाइम। उसने कहा ऐसी सुलह कई होती रहती हैं। अच्छा, उस वक्त सुलह में कौन लोग शामिल थे जब आपकी सुलह हुई? जी काफ़ी लोग थे, इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन भी थे। बस वो मेरे एक अजीज़ ही हैं, वो उनके डेरे पे सुलह हुई थी। तो सुलह के बाद यानी कि मुझे इन्होंने नहीं छेड़ा। अभी 4-5 माह पहले जब इन्होंने कोई बंदा कत्ल किया ना, तब से इन्होंने ये प्लान बनाना शुरू किया था। फिर मेरे दोस्त ने आके मेरे साथ बात की, उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई कि रिजवान साहब ये देखो आपकी जान को किस हद तक खतरात हैं, आप घर बैठ जाओ। आपको उन लोगों की तरफ से थ्रेट्स और कॉल्स वगैरह उनके पैगाम आप तक पहुँचे हैं? मुझे अभी 2/9 को मोहसन नाम के बंदे की कॉल आई है, मैं उसको भी नहीं जानता, मैं शक्ल से उसका वाकफ़ ही नहीं हूँ। उस मोहसन ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि जी मैं 302 का मुलज़िम हूँ, मैं अपना अभी जेल से आया हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो अपना बिलों पे हैं अभी। अच्छा। अभी तो वो जेल जाएंगे ना, जब बिलें कैंसिल होंगी तो जाएंगे जेल, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा। लेकिन अपना मुझे जी पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। मैंने कहा यार किस चीज़ के पैसे दूँ मैं आपको? यानी कि मैं तो आपके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं, मैंने आपसे कोई बंदा कत्ल करवा दिया जो मैं आपको पैसे दूँ? किस चीज़ के पैसे दूँ? ना मैं आपके साथ कभी बैठा हूँ, ना कभी खाना खाया, ना कोई यारी दोस्ती, ना कोई तल्लक वास्ता, मैं आपको किस चीज़ के पैसे दूं? उसने फिर मुझे ये बात की, उसने कहा कि पहले 2020 में मसला बना था, तुमने उस टाइम भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो उस टाइम तो कोई मजबूरी बन गई थी कि आप बच गए। अच्छा नाज़रीन, ये आप थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग है जो कॉल की गई थी राना रिजवान को, वो भी आप थोड़ी सी सुनिए, फिर बात करते हैं।
ਮੋਸਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਆ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਕੋ ਸਾਹਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਾਰ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ना ਹੁਣ मार ली अच्छा तो फिर जब मुझे कॉल की गई उसने कहा कि उस टाइम कोई वजह बन गई थी कि आप बच गए थे हमसे इस बार नहीं छोड़ेंगे जो राना रिजवान साहब कह रहे हैं कि हमारी कोई वो जो लोग कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी बन गई थी जिस वजह से आप बच गए हैं वो अपने तफसील से सुन लिया है तो अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है अभी ये लोग अपना मुझे थ्रेड्स अभी भी दे रहे हैं मुझे इनकी तरफ से अभी भी ख़तरात हैं कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे मेरा तो 4-5 माह से पहले ही कारोबार जो है वो बहुत माइनस में चला गया इन लोगों की वजह से अच्छा। अभी भी मैं घर बैठा हूँ 4-5 माह से मैं घर बैठा हूँ ना मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है अच्छा मैं इसी तरफ आ रहा था कि जब आपके साथ ये सारा वाक़या हुआ जो रियासत होती है वो आवाम के जान और माल की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है जी जी और पुलिस के साथ आपने कानून के साथ रजू किया फिर आपको वहाँ पे पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस मिला जी मैं SHO साहब राना आज़म साहब के पास गया मैंने उनको जाके अपनी जो रिकॉर्डिंग थी वो सुनाई कि जी सर ये मुझे अभी भी कॉल आई है तो काइंडली ये मेरी एप्लीकेशन है मेरी FIR लॉन्च करें उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उसी टाइम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हुए मेरी FIR लॉन्च की लेकिन मेरी FIR में जो दफ़ात शामिल हैं वो दफ़ात नाकाफ़ी हैं क्योंकि इन लोगों ने मुझसे बत्ता तलब किया बत्ता मांगा बत्ते की दफ़ा उसमें शामिल ही नहीं की गई जो कि करनी चाहिए थी मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरी जो बत्ताखोरी की दफ़ात हैं वो इस FIR में शामिल की जाएँ मेरी जान को शदीद ख़तरात हैं इन लोगों से मेरा कारोबार तबाह हो गया मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए मैं कारोबारी शख्सियत हूँ मैं कारोबार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स होल्डर हूँ मैं हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा कर रहा हूँ बाकायदगी से कर रहा हूँ तो काइंडली मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है ज़ाहिद मरवत साहब से जो कि DPO शेखुपुरा हैं मेरी गुजारिश है अपना राना आज़म साहब जो कि SHO हैं काइंडली मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी दफ़ात शामिल की जाए एक शख्स रह गए हैं जिनके साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत ही काबिल सताइश काम करते हैं आवाम के लिए जो हमारे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं आप उनके सामने कर वो आपको सुन रहे हैं जी IG साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी तो इस FIR में जो दफ़ात हैं वो नाकाफ़ी हैं मेरी FIR में जो बत्ताखोरी की दफ़ात हैं वो शामिल की जाएं मैंने तो आज जो IG पंजाब हेल्पलाइन है उस पर भी कॉल की है तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड करें मुझे अप्रोच करें मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दें आपकी बहुत मेहरबानी होगी जी तो नाज़रीन जैसा कि आपने टोटल स्टोरी इस नौजवान की ताजर और कारोबारी जो शख्स हैं उनकी सुनी है कि वो किस कदर परेशान हैं और जितने IG पंजाब साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और DPO ज़ाहिद मरवत साहिब आप ज़िला शेखपुरा के DPO हैं और आप सब जानते हैं कि मुरीदके में ज़िला फ़िरोज़वाला में किस कदर जो दुश्मनियाँ हैं जो डेरे डंडे बने हुए हैं खुदा के लिए किसी और डेरा जो है उसे बढ़ने पे मजबूर मत कीजिए मुरीदके की आवाम फ़िरोज़वाला की आवाम अमन पसंद है और अमन ही चाहती है इस नौजवान को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस की ज़िम्मेदारी है इस रियासत की ज़िम्मेदारी है जैसा कि राना रिजवान साहब का कहना है कि मैं टैक्स पेड हूँ मैं टैक्स अदा करता हूँ और वो भी जो लोग हैं वो कोई जो भी होंगे आप मेरिट पे फैसला कीजिए सुनिए बुलाइए तो सही उन लोगों को भी और राना रिजवान को भी बुलाइए और इनका जो मौक़िफ़ है जो वक़ूआ है इनका वो अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कीजिए और मेरिट पे फैसला कीजिए और अगर किसी जगह पे लगता है कि राना रिजवान गलत है तो ये भी उस सज़ा का हकदार है इसे भी सज़ा दी जाए बिल्कुल और अगर वो हैं तो उनको भी सज़ा दी जाए और ये बैठ के सोचा जाए और कारोबारी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मेरे मुल्क पाकिस्तान का जो कारोबार है वो तबाह हो चुका है कारोबार बिल्कुल नहीं है इन्वेस्टर जो है वो जा चुके हैं पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा और जो जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो घर में दबा के बैठे हुए हैं और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो ऐसे लोगों से डर के घर में बैठे हुए हैं खुदा के लिए
मेरे मुल्क पाकिस्तान को बचाइए, मेरे शहर को बचाइए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप और हम सब का, मेरे मुल्क पाकिस्तान का, ख़ासकर मेरे शहर मरीदके का अल्लाह निगहबान।